हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं शेडर्स और हम लोग सीखेंगे कुछ शेडर के बेसिक्स। सो आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा बहुत शेडर का आइडिया लग जाएगा और शेडर के बेसिक्स का भी, और कैसे हम लोग सिंपल शेडर बना सकते हैं। फ्रेगमेंट शेडर का मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं 2। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना अगर आप लोग शेडर सीखना चाहते हो, अगर आपको क्यूरियोसिटी है शेडर की। सो इस वीडियो में जितने भी हम लोग शेडर्स बनाने वाले हैं वो सारे मैं आप लोग को इस प्रोजेक्ट के अंदर दे दूंगा, और साथ में आप लोग उसको ट्राई भी कर सकते हो। एंड एक और चीज़, यहाँ पे ये शेडर हम लोग इसी एक इमेज के ऊपर लगाएंगे, स्प्राइट के ऊपर, और हम लोग जितने भी शेडर बनाएंगे वो सभी इसी के ऊपर हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो शेडर्स बनाने से पहले मैं यहाँ पे इस सीन को सेव कर लेता हूँ, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक जानते हैं शेडर के, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग किसी के शेडर को कॉपी भी कर रहे हो तब भी आप लोग को उसमें थोड़ी बहुत चीज़ों को पता होना चाहिए, सो दैट आप लोग अपने गेम के हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट कर पाओ। ठीक है, और मैं तो मैक्सिमम ऐसा ही करता हूँ, मैं एआई से शेडर कोड ले लेता हूँ, बेस कोड। उसके बाद मुझे जैसे छोटे छोटे माइनर चेंजेस करने होते हैं तो वो मैं खुद ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट खोल रखी है ऑफिशियल गोडॉट की, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं शेडर होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, शेडर आर स्पेशल काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट रन ऑन जीपीयू। ठीक है, तो मतलब देखो दो चीज़ें होती है कंप्यूटर में, एक तो सीपीयू होता है और एक जीपीयू। ठीक है, सीपीयू तो अपना गेम चलाता है, बेसिकली अपना जो कोड होगा वो सब चलाता है, और जो ग्राफिक्स होते हैं वो जीपीयू चलाता है। हम लोग यहाँ पे सीपीयू के ऊपर वो सब नहीं चला सकते, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो प्रोग्राम होता है एक्चुअल में बिहाइंड द सीन्स वो कुछ ऐसा चल रहा होता है। ठीक है, एक मतलब अगर हम एक एक पिक्सल की बात करें, एक इमेज के ऊपर पिक्सल्स होते हैं बहुत सारे, तो अगर हम लोग सीपीयू के अंदर वो चीज़ करने जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा कि विड्थ के अंदर और हाइट के अंदर। ठीक है, ऐसे वो हर पिक्सल के लिए लूप चलेगा, नेस्टेड लूप है, और उसके बाद एक एक पिक्सल का हम लोग कलर सेट करेंगे। तो ये आप लोग करके भी देख सकते हो। वैसे इसका एक ऑलरेडी एक मतलब फंक्शंस आते हैं इमेज क्लास के अंदर, उससे आप लोग कलर चेंज करके देख सकते हो। बट आप लोग जब इसको ट्राई करोगे तब आप लोग ये देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस गिराता है ये चीज़। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर जीपीयू के ऊपर हम लोग ये चीज़ रन करना चाहें तो वो इतनी कॉस्टली अपने को नहीं पड़ती, मतलब कॉस्टली तो होती है बट जीपीयू इस तरह से बना हुआ होता है कि उसको हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का अल्टरनेट कोड अगर हम जीपीयू में लिखना चाहें तो वो कुछ ऐसा होगा, वॉइड फ्रेगमेंट, और उसके अंदर ये जो कैपिटल कलर है इज इक्वल टू सम कलर। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे ये क्या चीज़ है। अब ये अजीब सी लग रही होगी आपको कि भाई इतना सिंपल कैसे है, ये तो यहाँ पे 2 लूप और ये किस तरह से चल रहा है, मतलब किस पिक्सल के लिए चल रहा है। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई भी एक शेडर फंक्शन होता है, इन्हें मैं यहाँ पे शेडर फंक्शन बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये जो फ्रेगमेंट करके है ये एक शेडर फंक्शन है। ठीक है, और ये अपने आप कॉल होता है, जैसे अपना फिजिक्स प्रोसेस रेडी फंक्शन होता है ना, वैसे ही सेम ये अपने शेडर कोड के अंदर ये कॉल होता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो फंक्शन होते हैं ना, ये अपने आप कॉल होने वाले, ये क्या करते हैं, हर पिक्सल के लिए कॉल होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ये जो है वॉइड फ्रेगमेंट, ये पहले तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 के लिए होगा कॉल। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 उसके लिए होगा कॉल। मतलब ये हर पिक्सल के लिए सेम कोड रन करेगा, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो। तो बेसिकली ये फंक्शन करेगा क्या कि हर पिक्सल का कलर, ठीक है, इस कलर के इक्वल कर देगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है अपने पास शेडर फंक्शंस, जो कि मतलब बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो कि अपने आप कॉल होते हैं। तो वो इतने हैं करंटली गोडॉट के अंदर, वर्टेक्स, फ्रेगमेंट, लाइट, स्टार्ट, प्रोसेस, स्काई, फॉग। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे मेन फंक्शन है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि आप लोग मैक्सिमम शेडर्स के अंदर देखोगे, वो ये पहले 2 हैं, और इन्हीं दोनों की हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं 2 में से भी हम लोग फ्रेगमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज ये कलर पे ज़्यादा फोकस करता है कि किस तरह से अपना ऑब्जेक्ट कैसे, अपनी चीज़ कैसे दिख रही है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको मेन डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। फ्रेगमेंट फंक्शन तो क्या करता है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, किसी भी पिक्सल के कलर को मैनिपुलेट करने के लिए, कि हम लोग कलर कैसा कर रहे हैं, टेक्सचर वेरिएशन, वो सब वो फ्रेगमेंट के अंदर हम लोग कर सकते हैं। और वर्टेक्स के अंदर होता है डिस्टॉर्शन। ठीक है, मतलब हम लोग एक एक पिक्सल के पोजीशन को यहाँ पे चेंज करते हैं वर्टेक्स के अंदर। ठीक है, और बाकी ये चीज़ सभी में कॉमन होती है कि वो हर पिक्सल के लिए कॉल होते हैं, अपने को मैनुअली हर पिक्सल को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता उसकी पोजीशन को लेके। ठीक है, तो ये कुछ है, आप लोग और रीड आउट कर सकते हो अगर और एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो। बाकी शेडर बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है,
इस वीडियो पर अगर अच्छा सपोर्ट रहता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा वर्टेक्स के ऊपर, ठीक है, वर्टेक्स शेडर के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे शेडर टाइप, तो ये अपने शेडर कोड के अंदर पहली लाइन जो होती है वो ये होती है शेडर टाइप, कि अपना जो शेडर है वो किस टाइप का है, किस चीज़ के लिए है। जैसे यहाँ पे स्पेशल हम लोग 3D रेंडरिंग यानी 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, 3D मैश के लिए। कैनवास आइटम हम लोग 2D के लिए करते हैं, और पार्टिकल्स का ये थोड़ा एडवांस है, इनको हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। तो अभी कैनवास आइटम पे हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, बिकॉज अपना जो ये ऑब्जेक्ट है ये भी एक कैनवास आइटम मतलब वही चीज़ है, तो इसके ऊपर हम लोग वही टाइप का शेडर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेंडर मोड, ये थोड़ा एडवांस है, इसकी भी हम लोग बात नहीं करने वाले, ठीक है। ये भी एक चीज़ होती है। अनशेडेड, बहुत सारी चीज़ होती है। शेडर होता है जिसमें कि लाइट इफेक्ट करता है, अनशेडेड के अंदर लाइट इम्पैक्ट नहीं करती, ये सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्टेक्स की बात की है, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बेसिकली बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंट की अभी, ओके। सो यहाँ तक। इसके बाद हम लोग को एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, वो है यूवी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा इमेज मुझे मिली है, और इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो आप लोग को ये चीज़ तो पता होगा कि एक इमेज के ऊपर होते हैं पिक्सल्स। जैसे अगर मैं इस इमेज की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखो 128x128, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस इमेज का सेंटर, तो इस इमेज का सेंटर होगा ऑलमोस्ट इस कॉर्नर से 64x में और 64y में यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यूवी के अंदर हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, यूवी में भी यही चीज़ होती है, मैपिंग ही होती है, लेकिन यूवी की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है, ना कि 0 से 128। तो मतलब अगर मुझे इस इमेज का सेंटर यूवी मैप में देना हो तो मैं 0.5x में और 0.5y में ये दूंगा। और अगर आप लोग यूवी से पिक्सल कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप लोग यूवी की पोजीशन मल्टीप्लाई बाय इसका इमेज का रिजोल्यूशन। तो अगर हम लोग यूवी को मल्टीप्लाई करें 0.5 मल्टीप्लाई 128 तो 64 आता है, और वाई में भी 64, ठीक है। तो इस तरह से यूवी मैप काम करता है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो एग्जांपल, ये दो टेक्सचर्स हैं, मतलब दो इमेजेस आप लोग समझ सकते हो, दोनों का रिजोल्यूशन अलग अलग है, ठीक है। एक 5x5 है और एक है 7x7, ठीक है। लेकिन दोनों के अंदर यूवी 0.5x1 यहाँ पे आता है, ठीक है, इस ब्लॉक में दोनों के अंदर ही, जबकि दोनों का जो रिजोल्यूशन है वो डिफरेंट है। सो दिस इज़ यूवी। और यूवी को स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग के शेडर्स में जब आप यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ये तो हम लोग इस पिक्सल को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो जब आप लोग डीप में जाओगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को सबसे सिंपल शेडर अभी दिखाने वाला हूँ बना के। सबसे सिंपल शेडर वो होगा अपना कलर चेंज का, ठीक है, कलर चेंजिंग शेडर। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को एक शेडर लगाने के लिए हमें जाना है मटेरियल में, और यहाँ पे जाना है न्यू शेडर मटेरियल। उसके बाद हम लोग को शेडर में जाके न्यू शेडर, और देखो यहाँ पे एक चीज़ और आती है विजुअल शेडर। ये और भी इजी है बनाना, बट अभी हम लोग कोड की बात कर रहे हैं। बाकी दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम चीज़ें होती है। इसमें अपने को सिर्फ नोड्स मिलते हैं और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक में कोड लिखना पड़ता है, एक में नहीं लिखना पड़ता, बाकी चीज़ें वही सेम है। और एक चीज़ और, शेडर सिर्फ गोरोड तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे अपने को शेडर हर गेम इंजन में मिलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हर में, बाकी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती है। फ्रेगमेंट वर्टेक्स सब में होता है, ठीक है। तो अगर आपने इसमें सीख लिया अच्छे से तो आप लोग को बाकी में भी कोई मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और ये शेडर मैं बनाने वाला हूँ कलर चेंजर। मतलब इस शेडर का यूज़ करके हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, पूरे इसमें हम लोग कलर को रिप्लेस करेंगे। इस इमेज में जितना भी कलर है उसको किसी और कलर से चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये करने के लिए यहाँ पे देखो, आप जो नया नया अपना कोड रहेगा उसको समझते हैं। पहली लाइन जैसे मैंने आपको बताया था किस टाइप का शेडर है, कैनवास आइटम है 2D के लिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कैनवास आइटम ऑटोमेटिक आया है। उसके बाद यहाँ पे ये बाकी की चीज़ें मैं हटा दूँगा, वर्टेक्स को भी हटा दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपल कलर इज इक्वल्स टू, अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग को समझाऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसको रेड करना चाहूँ तो रेड कुछ ऐसे होगा। अब ये यहाँ पे अल्फ़ा को 1 करना है, तो अब ये देखो आप यहाँ पे ये जो रेड हो चुका है कम्प्लीटली, ठीक है। अब ये कैसे काम किया, तो देखो कलर जो है ये एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, ये पूरा कैपिटल के अंदर, और ये डिफाइन करती है इसकी पूरा मतलब हर पिक्सल का कलर, ठीक है। तो
हर पिक्सल का कलर होगा यहाँ पे, ये जो कलर दिया मैंने वेक्टर 4 फॉर्म में, ये है एक रेड कलर, ठीक है। RGBA टाइप में वैल्यू लेता है, R में 1, दोनों में 0 और अल्फ़ा में 1, ठीक है। अगर मैं अल्फ़ा को 0.5 कर दूँ तो ये तो आप लोग को पता ही है, आप लोग मॉड्यूलेट प्रॉपर्टी को यूज़ किए होगे कभी, उसी की तरह है यहाँ पे कलर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वेक 4 क्या है, तो देखो बेसिकली ना इसके अंदर काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे अपने प्रोग्रामिंग में होते हैं ना, वैसे ही इसमें होते हैं इंटीजर, फ्लोट, वेक्टर 2, वेक्टर 3, वेक्टर 4, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे इन 3 वैल्यू को हटा दूँ, यहाँ पे लिखूँ वेक्टर 3 1 0 और 0, ठीक है। अभी भी ये सेम वर्क करेगा, मतलब एक वेक्टर 3 और एक वैल्यू, दोनों को मिला के वेक्टर 4 ऐसे कर सकते हैं। और इसमें फिर से अगर अपने को 2 वैल्यू लेनी तो वेक्टर 2 भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती है इसमें, ठीक है। बहुत ही फ्लेक्सिबल अपने को ये देखने को मिलता है डेटा टाइप्स वगैरह, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और अगर आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है इस कलर चेंज में। अगर मैं इसको हटा दूँ लाइन को, अब आप लोग यहाँ पे देखो इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंड है, मतलब ये पे देखो ये जो जगह है ना, ये इसमें अल्फ़ा 0 है, मतलब ट्रांसपेरेंसी फुल है, ठीक है। लेकिन जब मैं ये लाइन ऐड करता हूँ तो आप लोग ये देखो ये भी फिल हो जाते हैं, बट अपने को ऐसा नहीं करना, क्योंकि अपनी इमेज तो कैसी भी हो सकती है, उसमें कितनी भी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है कहीं पे भी। तो हम लोग चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इमेज का कलर चेंज हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को फाइंड करना होगा किस पिक्सल का अल्फ़ा 0 है। इसके लिए अपने को इस टेक्सचर का मतलब ये जो टेक्सचर है इसका स्प्राइट का, इसका अपने को कलर डेटा चाहिए होगा, ठीक है। फिर वो जो कलर डेटा होगा ना, उसका हम लोग अल्फ़ा लेके और यहाँ पे हम लोग असाइन कर देंगे इस 1 की जगह, ठीक है। तो ये काम कैसे करना है, अपन यहाँ पे सबसे पहले ये जो टेक्सचर है अपना पहले से, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो टेक्सचर है इसको हम लोग कलर वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हम लोग कलर मतलब एक वेक्टर 4 के अंदर हम लोग स्टोर कर लेते हैं इमेज कलर। और इमेज से कलर लेने के लिए ये एक सिंपल सा सिंटेक्स है, ये आप लोग याद रख सकते हो। एक टेक्सचर फंक्शन आता है, टेक्सचर, ये फंक्शन करता क्या है कि अपने को टेक्सचर और यूवी वैल्यू से अपने को इमेज का कलर रिटर्न कर देता है, ठीक है, उस करंट पिक्सल का। तो यहाँ पे पहला पैरामीटर लेता है टेक्सचर। अब यहाँ पे ये देखो ये जो रेड कलर में और ये जो टेक्सचर है, ठीक है। और एक सेकेंड, ये एक फंक्शन होता है टेक्सचर, स्मॉल वैल्यू वाला फंक्शन होता है, और ये लेता है 2 चीज़ें। पहला टेक्सचर, जैसे अपना कलर होता है वैसे ही ये होता है, ये इस इमेज का टेक्सचर देता है, और ये जो फंक्शन होता है ये टेक्सचर से कलर देता है। टेक्सचर और कलर में डिफरेंस है यहाँ पे शेडर के अंदर। और उसके बाद सेकंड पैरामीटर लेता है यूवी, तो यूवी भी अपने को ऐसे मिलता है, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या है कि हम लोग शेडर को ये बता रहे हैं कि इसका जो टेक्सचर है, ठीक है, यूवी मैप के अकॉर्डिंग, इस मैप के अकॉर्डिंग इस टेक्सचर का कलर दे दो। ये कुछ ऐसे काम कर रहा है। उसके बाद अगर मैं कलर को ये असाइन कर दूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज सेम कलर हम लोगों ने सेम इसको असाइन किया है और पहले से कलर की वैल्यू यही है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेक 3। अब अपने को पूरे इमेज को रेड करना है और इसको छोड़ना है, जिसका भी अल्फ़ा 0 है उसको छोड़ना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वेक 4 और वेक 3 इमेज कलर, और दूसरा मैं यहाँ पे लूँगा, और सॉरी यहाँ पे वेक 3 हम लोग को रेड करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लूँगा 1.0, 0.0 और 0.0। उसके बाद अल्फ़ा मैं यहाँ पे लूँगा इमेज कलर डॉट ए। ऐसे भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वेक 4 की वैल्यू। अब आप लोग यहाँ पे देखो, इसने अल्फ़ा जिसकी ट्रांसपेरेंसी 0 है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब फुल है, उसका यहाँ पे देखो अल्फ़ा यहाँ पे 0 आया है। तो इस तरह से चीज़ें काम करती है। यहाँ पे आप लोग दूसरी इमेज भी लेके देख सकते हो। अब ये जो अपना सिंपल सा शेडर है, ये हम लोग कहाँ पे काम ले सकते हैं, ये हम लोग काम ले सकते हैं किसी भी एनिमी को डैमेज देने के लिए। उस एनिमी का अगर अपने को कलर चेंज करना है ऐसे 2-3 बार ऐसे 1 सेकंड में, तो वो हम लोग इस शेडर का यूज़ करके कर सकते हैं। बट एक चीज़ है कि शेडर थोड़े से परफॉर्मेंस लेते हैं ज़्यादा। तो अगर आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन के लिए कोई बना रहे हो कोई गेम, तो उसमें आप लोग शेडर को यूज़ ना ही करना, खासकर गोरोट से एक्सपोर्ट किए हुए को। परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रहती है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। बाकी अगर आप लोग पीसी वगैरह के लिए बना रहे हो तो आप लोग शेडर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग कलर को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो रेड कलर हम लोगों ने यहाँ से हार्ड कोड किया है,
ये यहाँ पे कुछ आ जाए और फिर यहाँ से मैं कलर चेंज करूँ इंस्पेक्टर में से, तो वो वैल्यू जो है अपने को यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूनिफॉर्म वेक्टर 4, ठीक है, और टारगेट कलर कॉलन हिंट कलर सोर्स कलर। पहले हिंट कलर था वर्ड 3 के अंदर, अब इसको सोर्स कलर कर दिया है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये वही सिंटैक्स है जो अपना C++, मतलब इसमें वर्ड GDScript में यूज़ होता है। हम लोग पहले कीवर्ड्स लगाते हैं और डेटा टाइप, उसके बाद क्या बोलते हैं वेरिएबल का नाम, और उसके बाद सोर्स कलर, मतलब ये किस टाइप का है, किस टाइप की वैल्यू लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैंने क्यों लगाया, यूनिफॉर्म से होता क्या है बेसिकली, ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पे शेडर पैरामीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। ये काम होता है यूनिफॉर्म का। और सोर्स कलर का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये एक कलर फॉर्म में अपने को लेनी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेक 3 के अंदर लिख दूँगा टारगेट कलर। अभी वेक 3 क्या करेगा, तो ओके ऐसे हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आर टारगेट कलर डॉट जी टारगेट कलर डॉट बी, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कलर सिलेक्टेड ब्लैक है, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक आया। अगर मैं इसको चेंज करके ये जो भी कुछ भी करूँगा तो ये वही सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, और आप लोग इस वैल्यू को GDScript से भी एक्सेस कर सकते हो। इसका एक फंक्शन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, मटेरियल और शेडर मटेरियल। ये देखो यहाँ पे शेडर मटेरियल क्लास के अंदर अपने को मिलता है सेट शेडर पैरामीटर। तो आप लोग क्या करना है, ये जो टारगेट कलर है इसको स्ट्रिंग में यहाँ पे रखना है, और जो भी आपको कलर वैल्यू देनी है वो आप लोग कलर के अंदर दे सकते हो, ठीक है। आपको स्क्रिप्ट के अंदर अगर वैल्यू को मैनिपुलेट करना है तो, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग किसी भी वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्लोट करना है आपको तो भी आप लोग कर सकते हो, फ्लोट वैल। तो इसको बताना पड़ेगा शायद, ओके। तो अपने को एक वैल्यू शायद असाइन करनी होती है, कॉपी फॉर कांस्टेंट डेफिनेशन। तो ये सब किए मुझे बहुत दिन हो गए। बाकी आप लोग देख सकते हो सही सिंटेक्स क्या होता है फ्लोट को ऐसे एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। यूनिफॉर्म फॉर्म फ्लोट, हाँ। तो ये देखो अब फ्लोट एक्सपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे यूनिफॉर्म लगाना भूल गया था, ऐसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है, फ्लोट का एक्सपोर्ट। बाकी आप लोग को ये जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, एक एक चीज़ आप लोग अगर देखने जाओगे यहाँ से वेक्टर 3 वेक्टर 4 बहुत सारी चीज़ें होती है, मैट्रिक्स भी होती है इसमें, मैट 4 मैट 3 ऐसे करके, ठीक है। मैट्रिक्स का मैंने यूज़ किया नहीं, हालांकि थोड़े एडवांस शेडर में यूज़ होता है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक नए शेडर का सेकंड टाइप को। जो शेडर हम लोग बनाने वाले हैं वो यहाँ पे होगा पिक्सेलेशन शेडर, ठीक है। मतलब हम लोग चाहते हैं कि ये जो अपना इमेज है इसका कलर थोड़ा ऐसे अपने को पिक्सल फॉर्म में दिखे, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कंट्रोल कर पाएँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, नया शेडर हमेशा की तरह न्यू GD शेडर, उसका नाम रखते हैं पिक्सेलेटेड, हाँ। उसके बाद इसको ओपन करते हैं, अपने को चाहिए फ्रेगमेंट शेडर। देखो शेडर के जो और चीज़ें होती है, जैसे शेडर गेम को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है, विजुअल्स इंप्रूव कर देता है, ये सारी बातें तो आप लोगों ने बहुत लोगों से सुनी होगी। तो मैं चाहता हूँ ये बातें मैं रिपीट ना करूँ, बाकी आप लोग समझदार तो हो ही। तो पिक्सेलेटेड शेडर के लिए हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, अपने UV मैप को इस बार हम लोग चेंज करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म एक्सपोर्ट करेंगे पहले तो, जो कि होगा अपना पिक्सल का साइज़, कितने पिक्सल की मतलब कितना बड़ा अपने को एक पिक्सल दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक फ्लोट होगा और उसके बाद इसका नाम रख देते हैं हम पिक्सल साइज़, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे अभी दे देते हैं 8 और ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्रेगमेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले अपना जो UV मैप है उसका यहाँ पे एक हम लोग नया UV मैप क्रिएट करेंगे उसका यूज़ करके। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
vec2 लिखूँगा। अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि यूवी मैप एक वेक्टर 2 फॉर्म में आएगा, एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू। ठीक है, इसका स्मॉल में देना है। इसकी वैल्यू हम लोग लेंगे फ्लोर फंक्शन से। ये मैथ का फंक्शन ही होता है, कुछ इसमें अलग नहीं है। फ्लोर आप लोगों ने और भी जगह देखा होगा, एक फ्लोट वैल्यू को डाउन स्टेप करके अपने को एक वैल्यू दे देता है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे रिट्राइव करेंगे। पहला जो अपना करंट यूवी होगा इसका वो, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पिक्सल साइज से। ठीक है, उसके बाद ये जो पूरी वैल्यू आएगी इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे पिक्सल साइज से। अब इससे होगा क्या, देखो कुल मिला के जो करंट यूवी है ना उसमें से हम लोग एक वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक वैल्यू को, जिससे कि होगा क्या, जैसे मान लो 10 डिवाइड बाई 2 तो वैल्यू क्या आ गई 5, मतलब कम हो गया, यूवी कम हो गया। तो आप लोग कुछ ऐसे समझ सकते हो। बाकी अगर आप लोग जैसे जीडी स्क्रिप्ट में सोचते हो कि भाई हम लोग एक एक लाइन को डिटेल में समझेंगे कि एक एक पिक्सल के लिए कैसे रन हो रहा है, तो वैसे ना शेडर के केस में थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है समझना। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा एक रफ़ आइडिया लेके चलना होता है हर लाइन का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग हमेशा की तरह कलर को असाइन करेंगे। तो कलर जो होगा वो यहाँ पे होगा टेक्सचर फंक्शन से लेंगे, जो करंट टेक्सचर होगा वो। और इस बार हम लोग अपना ये वाला यूवी नहीं देंगे, हम लोग देंगे बनाया हुआ यूवी। ये देखो कुछ इस तरह से डिस्टॉर्ट हो चुका है। अगर मैं पिक्सल साइज कम करूं तो ये देखो, दिस इज़ द शेडर। ठीक है, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप लोग इसको एक इफ़ेक्ट में दे सकते हो, कोई बैकग्राउंड इफेक्ट या फिर कुछ भी। उसमें आप लोग ये जो पिक्सल साइज़ वैल्यू होगी इसको लर्प करवा सकते हो। ठीक है, सो अपन ने सेकंड शेडर बना लिया है। यहाँ पे अपन ने कलर की जगह अपन ने चेंज किया यूवी। ठीक है, इस तरह से। अब आप लोग यहाँ पे खेल भी सकते हो। देखो अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ तो ये कैसा दिखता है। अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ तो ये हट चुका है, बिकॉज पिक्सल साइज़ 8 है और यूवी क्योंकि 0 से 1 की रेंज में होता है तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगा फिर, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने पहले पिक्सल साइज़ से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैं भी इस कोड का रेफरेंस ले रहा हूँ थोड़ा सा, सो दैट मैं अच्छे समझा पाऊँ और अच्छे से आपको एग्जांपल दे पाऊँ। बाकी चीज़ें कैसे वर्क कर रही है वो मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और होती है यहाँ पे इंटरेस्टिंग, अगर आप लोग करना चाहो। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कॉस टाइम करके एक और वैल्यू होती है जो कि अपने को टाइम रिट्राइव करती है। तो ये देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं ऐसी चीज़ें। अगर आप लोग ट्राई करना चाहो बार बार तो कर सकते हो। कॉस वही मैथ वाला कॉस है, कुछ इसमें अलग नहीं है। साइन किया तो फिर उल्टा चलेगा। ठीक है, ऐसे आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, खेल सकते हो मतलब शेडर्स के साथ। ओके, ये अपना सेकंड शेडर बन चुका है और आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसमें हम लोग ये 2 ही शेडर को रखते हैं। बाकी इस वीडियो पे जितना सपोर्ट रहेगा उस हिसाब से शेडर के ऊपर नेक्स्ट पार्ट भी डेफिनेटली आएगा। उसमें हम थोड़ी और चीज़ें जानेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को जानेंगे, जिससे कि अपन अपने शेडर को और भी बेहतर बना सकें। और एक चीज़ और, आप लोग ना शेडर के लिए AI का यूज़ कर सकते हो, चैट GPT का यूज़ कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपका शेडर बहुत सिंपल है, ठीक है, तब तो आप लोग को चैट GPT एकदम एग्जैक्ट कोड दे देगा। बट अगर थोड़ा बहुत भी कॉम्प्लेक्स होगा शेडर तो वो आपको एक 19-20 का कोड देगा। तो आपको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट खुद से करने होंगे, अगर आप लोग को जैसा डिज़ायरेबल आउटपुट चाहिए होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।